सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों मेरी जब ड्रामा की वीडियो गई तो उसके बाद कई सारे जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने कमेंट किया, सर ड्रामा ला दिया यार, सर अप्रिसिएशन भी ला दो। तो लो, अप्रिसिएशन की वीडियो लेकर मैं हाजिर हो चुका आप सभी के सामने। अगर आप चाहते हो कि अगली और भी कोई वीडियो लेकर हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि अगली मेरी वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे होनी चाहिए, जो मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं। अब नेक्स्ट यहां पे अगर मैं बात करूं, जब मैं अप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब अप्रिसिएशन मैं जानता हूं बहुत थोड़ा सा घबराहट होता है कि अप्रिसिएशन कैसे करना है, क्या पॉइंट्स लिखने होते हैं, किस तरीके से लिखने होते हैं, सारी चीजें। अब यहां पे देख सकते हो ये पूरा मैं टैबुलर फॉर्म में लेकर आ चुका हूं आपके लिए, ये पूरा कंटेंट। अब आप सोचते होंगे कि जो इस तरह का कंटेंट आपको कहीं पे देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक तरह की चीट शीट है जो हम खुद बनाते हैं, जहां पे मैं खुद बनाता हूं ये चीज, और उसमें एक अच्छा खासा टाइम जाता है, डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है इन सभी चीजों को एनालाइज करना, कौन से पॉइंट्स डालने, कितना इजी कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो एक हार्ट तो मेरे लिए बनना चाहिए और एक लाइक जरूर बनना चाहिए, ठीक है, ताकि मेरे अंदर भी एक हमेशा मोटिवेशन बनी रहे, कि ताकि जब आप 12th में भी जाओ तो 12th में मैं स्टार्टिंग से आपके लिए चीजें लेकर हाजिर हो सकूं और आपके लिए चीजें प्रोवाइड करूं। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी फिजिक्स से रिलेटेड चीजें हो गई, केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हो गई, मैथ से रिलेटेड चीजें हो गई। तो आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे, जितनी अच्छा कमेंट करोगे, उतना हम चीजें लेकर आपके लिए हाजिर हो पाएंगे। वो हमें एक मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो ये तो अभी कुछ नहीं है, इसके बाद आपको 12th में नॉवल है, जाके थोड़ा सा जो 12th का बोर्ड एग्जाम दे के आए उनसे थोड़ा जाके पूछना। नॉवल जो बहुत ज्यादा घबराते हैं उसको मैंने 1 पेज के नोट्स में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, जिससे अगर आपने रीड कर लिया तो बस आपके ऐश उसके अलावा कुछ नहीं करना रहता आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन अप्रिसिएशन, ठीक है। अब यहां पे अप्रिसिएशन अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है, ठीक है। अभी 4 मार्क्स का जो अप्रिसिएशन है, अब इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखनी चाहिए ये मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहली चीज पोयम का नाम, फिर पोएट का नाम, फिगर ऑफ स्पीच कौन से, पोएटिक डिवाइस कौन से यूज किए, थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या, मैसेज क्या है, ये चीजें आपको क्या लिखनी रहती है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर क्या अप्रिसिएशन हमें पॉइंट वाइज लिखना है या फिर हमें पैसेज वाइज लिखना है। देखो, इस चीज को मैं बहुत ज्यादा क्लियर कर लूं कि कुछ कॉलेजेस होते हैं, कुछ टीचर्स होती हैं जो ये कहती हैं कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है, वहीं दूसरी तरफ कुछ टीचर्स ये भी होती हैं जो कहती है पैराग्राफ वाइज। कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके कॉलेज में क्या बोला गया उस वाइज आप चीजें लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हमने जब कई सारे मॉडरेटर से बात की तो कुछ मॉडरेटर्स ने कहा कि पॉइंट वाइज लिखना है, कुछ मॉडरेटर्स ने कहा पैसेज वाइज लिखना है। तो जिस यही निकलता है कि अगर आपको पॉइंट वाइज बोला गया यू कैन गो फॉर द पॉइंट वाइज, और एल्स यू कैन गो फॉर द पैराग्राफ 1 या फिर पैसेज वाले टाइप पे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और ये इंग्लिश का पेपर है, 11th का इंग्लिश का पेपर है, तो बट ऑब्वियसली बात आपकी स्कूल की टीचर, सॉरी कॉलेज में चले गए आप कॉलेज की टीचर ही चेक करने वाली है, तो यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी टीचर ने बोला पॉइंट वाइज लिखना है तो भैया पॉइंट वाइज लिखना है, अगर बोला पैसेज वाइज लिखना है तो पैसेज वाइज, काहे टेंशन ले रहे हो यार, ठीक है। चल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज अब लिखना कैसा है, देखो पोएम का नाम है, आपको देखो मैं एक बोलते ना एक तरह का जिससे दूंगा, उसे अगर फॉलो कर लिया तो काम हो गया। द पोएम तो लिखना है द पोएम टाइटल्ड एज द चेरी ट्री। देखो मैं बता रहा हूं, द पोएम टाइटल्ड एज द चेरी ट्री इज रिटन बाय द फेमस पोएट रस्किन बॉन्ड। हो गया। देखो दूसरा भी ऐसे लिखोगे, द पोएम टाइटल्ड एज द सोवर इज रिटन बाय द फेमस पोएट विक्टर ह्यूगो। तीसरा वाला भी ऐसे लिखोगे, द पोएम टाइटल्ड एज देयर इज अनदर स्काई इज रिटन बाय द फेमस पोएट एमिली डिकिंसन, ठीक है। वापस द पोएम टाइटल्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज रिटन बाय द फेमस पोएट विलियम वर्ड्समिथ, ठीक है। द पोएम टाइटल्ड एज नोज वर्सेस आईज इज रिटन बाय द फेमस पोएट विलियम, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन लिखनी है। ये हो गया, ये आप हर किसी में यूज कर सकते हो, हाँ या ना, हाँ सर यूज कर सकते हैं। अगेन द पोएम टाइटल्ड एज द चेरी ट्री इज रिटन बाय द फेमस पोएट रस्किन बॉन्ड, लिख दिया। ये पहला पैराग्राफ होगा, पहला स्टैंजा यही होना चाहिए। समझ में आ गया। अगर रस्किन बॉन्ड के बारे में एक लाइन ऐड कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो लाइन ऐड कर दो, इससे आपका अप्रिसिएशन और थोड़ा लेंथी हो जाएगा और थोड़ा एनहांस हो जाएगा। नेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच। द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम। क्या पोएट ने बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज किया, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सोनिफिकेशन, अलिटरेशन, एंथिसिस, क्लाइमेक्स और रेपिटेशन। दूसरे वाले के लिए सर ऐसे यूज करना, हाँ। द पोएम टाइटल्ड एज द सोवर is written by the famous poet Victor Hugo. In the poem, the poet has used many figures of speech to beautify the poem, such as personification, alliteration, antithesis, hyperbole, inversion. Same चीज यहाँ पे देखो,
The poem titled as There is Another Sky is written by the famous poetess Emily Dickinson. ठीक है, the poet has used many figures of speech to beautify the poem such as alliteration, antithesis, hyperbole, inversion, metaphor, personification. पूरे नहीं याद हो रहे, 3 याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर सेम चीज इसमें भी लिख सकते हो। The poem titled Upon the Westminster Bridge is written by the famous poet William Wordsmith. The poet has used many figures of speech to beautify the poem such as simile, personification, hyperbole. हो गया। Again देखो, the poem titled as The Nose versus Eyes is written by the famous poet William Cowper. The poet has used many figures of speech in the poem to beautify the poem such as personification, simile, inversion, irony. हो गया। देख लो, इस तरीके से अप्रिसिएशन आप लिखो कि अगर आपने किया ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, आपको पता है द पोएम टाइटल एज डैश इज रिटन बाय द फेमस पोएट डैश, द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच टू ब्यूटिफाई द पोएम डैश। बस आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह करना। मैंने देखो एक पूरा पैटर्न दे दिया आपको, अब इससे इजी और क्या करके दो, बोलो इससे इजी और क्या करके दे सकता हूं, इस तरीके से चीजें करो, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये वाला भी पार्ट मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच हो गया। अब आप बोलेंगे सर मुझे थोड़ा सा और एनहांस करना है, व्हाट आई कैन डू, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड वन एग्जांपल। अब एग्जांपल ऐड करो तो कैसे लिखोगे वो भी मैं आपको बता दूं, ये किनके लिए, जिनको कुछ नहीं आता वो कर सकते हैं। अगर आपको एनहांस करना है तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप पोएम में से एक फिगर ऑफ स्पीच निकालो। आप कहीं पे भी सर्च करोगे एक फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल मिल जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल ऐड करो तो क्या लिखोगे, द पोएम टाइटल एज द चेरी ट्री इज रिटन बाय द फेमस पोएट रस्किन बॉन्ड। द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम सच एज पर्सोनिफिकेशन, alliteration, antithesis, climax। अब आपको फॉर एग्जांपल एग्जांपल किसका पता है, रेपिटेशन का, तो आप लिखोगे इतना लिखा, द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच सच एज personification, alliteration, antithesis, climax, but the main figure of speech which stands out in the poem is repetition। फॉर एग्जाम्पल लिख दोगे जो भी रहेगा और उसको एक्सप्लेन कर दोगे रेपिटेशन क्यों है। अब रेपिटेशन कब आता है, जब कभी भी जब वर्ड्स होते हैं वो रिपीट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपिटेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। सेम तरीके का लाइन इसमें भी लिखना है, जिसका भी एग्जांपल आएगा उसको लिख दो, बट द मेन फिगर ऑफ स्पीच व्हिच स्टैंड्स आउट इन द पोएम इज दिस। और ये क्यों स्टैंड आउट होता है ये चीज आपको लिखनी है। डन। तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। 2 मिनट मेरा कॉल आ रहा है, मेरा कॉल रिसीव, अर्जेंट कॉल है, ठीक है। डन। आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे एक एग्जांपल लिखना है तो कैसे लिखोगे। सेम चीज को एक और बात बता देता हूं, द पोएम टाइटल्ड एज दिस ओवर इज रिटन बाय द फेमस पोएट विक्टर ह्यूगो, ठीक है। द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच टू ब्यूटिफाई द पोएम सच एज पर्सोनिफिकेशन, alliteration, antithesis, hyperbole। एग्जांपल फॉर एग्जांपल आपको इन्वर्जन का पता है तो आप लिखोगे कि एग्जांपल इतना लिखा, द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच सच एज personification, alliteration, antithesis, hyperbole, but the main figure of speech which stands out in the poem is inversion। एग्जांपल लिखोगे और क्यों इन्वर्जन है वो एक्सप्लेन कर देना। दैट्स इट, इतना आपने कर लिया तो आपका फिगर ऑफ स्पीच हो गया। डन। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, मेरे ख्याल से इजी लग रहा होगा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पोएटिक डिवाइसेस। अब पोएटिक डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो पोएटिक डिवाइस सेम चीज यूज करोगे। द पोएटिक डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड इन द पोएम इज इमेजरी, कॉन्सोनेंस, मेटाफोर और राइम। अगर पोएम राइम हो रही है तो आप एक चीज और लिख सकते हो कि यहां तक लिखो, द पोएटिक डिवाइस व्हिच आर यूज्ड इन द पोएम आर इमेजरी, कॉन्सोनेंस, मेटाफोर, ठीक है, ठीक है। एंड द राइमिंग स्कीम, the rhyming scheme which is possessed in the poem is so and so। तो जो भी rhyming scheme होगा वो rhyming scheme आप लिख दोगे। सेम चीज दूसरे का भी लिखोगे क्या, the poem titled as this over is written by the famous poet Victor Hugo, ठीक है। the poet has used many figure of speech in the poem to beautify the poem such as personification, alliteration, antithesis, hyperbole। और अगर एग्जांपल लिखोगे तो but the main figure of speech which stands out in the poem is inversion। the poetic devices used in the poem is imaginary, symbolism। the poem contains, अब पोएम में राइमिंग वर्ड आ रहा है, आप लिखोगे द पोएम कंटेन्स द राइमिंग वर्ड, सो द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी। समझा, हो गया। सेम चीज का भी लिखोगे, द पोएम टाइटल्ड एज देयर इज अनदर स्काई इज रिटन बाय द फेमस पोएट एमिली डिकिंसन, ठीक है। The main figure of speech used by the poet to beautify the poem is alliteration, antithesis, hyperbole, inversion, metaphor, personification, ठीक है। फिर the poetic device which is used in the poem is petrarchy, sonnet, structure, imagery and repetition। That same चीज इसका लिखोगे, the poem titled as Upon the Westminster Bridge is written by the famous poet William Wordsmith, ठीक है। The figure of speech used by the poet to beautify the poem is simile, personification, hyperbole। The poetic device used in the poem is imagery, साथ ही साथ the rhyming scheme in the poem is A B B A। Done। सेम चीज इन सब का भी समझ में आ गया। नेक्स्ट वी हैव थीम। थीम क्या है, थीम क्या है, द मेन थीम क्या है। थीम जो पोएम है वो नेचर के बारे में है, परसिवरेंस के बारे में, साथ ही साथ छोटी छोटी में जो चीजों में जो खुशियां होती है उसके बारे में। इसको कैसे लिखोगे,
Same chीज, the poem titled as The Cherry Tree is written by the famous poet Ruskin Bond. The main figure of speech in the poem is personification, alliteration, antithesis. ये लिखोगे. The poetic devices is imaginary, consonants, metaphor, rhyme. पे क्या बोला है? थीम बोला गया है. The main theme of the poem is nature, perseverance, joy in small things. या फिर the poem is all about the nature, perseverance and joy in small things. Done. हो गया. फिर सेम चीज, मैं पूरा वापस नहीं बताऊंगा, मैं फटाफट से थीम बताता हूं. फिर ये द पोएम इज अबाउट द हार्ड वर्क, डेडिकेशन, एडमायरेशन फॉर सेल्फलेसनेस. फिर ये थर्ड पोएम का क्या है? देयर इज अनदर स्केच. द पोएम इज ऑल अबाउट द होप, पीस एंड नॉस्टैल्जिया, नेचर. फिर उसके बाद आपका अपॉन द वेबस्टर बीच का क्या है? द पोएम इज अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द सिटी एंड ट्रैंक्विलिटी. फिर उसके बाद नोस वर्सेस आइज का, द पोएम इज अबाउट सटायर, क्रिटिक ऑफ द जुडिशियल सिस्टम. डन. नेक्स्ट, अब क्या आता है? सेंट्रल आइडिया आता है. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज, तो पहले पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? हाँ, और ये जो नोट्स है मैं आपको अवेलेबल करवा दे रहा हूं हमारे प्रदीपगिरी कॉलेज एंड स्कूल का जो एप्लीकेशन है वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो. सेंट्रल क्या आइडिया क्या है? द पोएम टेल्स हाउ अ स्मॉल चेरी सीड ग्रो इनटू अ ट्री शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द नेचर. अब देखो मैंने कितना सिंपल कर दिया, अब कोई भी बंदा होगा रीड कर लेगा. क्या जो पोएम किस चीज के बारे में बता रहा है? एक चेरी सीड के बारे में बता रहा है, जो क्या करता है, जो आगे चलकर एक बड़े से ट्री में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है. अपनी जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे नेचर जो है अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है. डन. फिर देखो, द पोएम इज अबाउट अ फार्मर. सेकंड पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोएम इज अबाउट अ फार्मर हु वर्क्स हार्ड प्लांटिंग सीड्स, शोइंग हिज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. द पोएम क्या है? एक हार्ड फार्मर के बारे में जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है क्या? सीड्स को प्लांट करने के लिए, जहां पर उसकी डेडिकेशन, उसका हार्डवर्क हमें देखने मिलता है. डन. हो गया. नेक्स्ट क्या बोला है? देयर इज अनदर स्काई. द पोएम किसके बारे में? एक आइडियल ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में जो पीस और कंफर्ट के ऑफर करता है, एक परफेक्ट होम की तरह. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या बोला गया? अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज. अब ये पोएम है. ये पोएम क्या डिस्क्राइब कर रहा है? पोएम आपका डिस्क्राइब करता है क्वाइट ब्यूटी ऑफ लंदन इन द मॉर्निंग बिफोर द सिटी गेट्स बिजी. अब यहाँ पे पोएम जो है, जब सुबह की शुरुआत होती है, सुबह की शुरुआत जब होती है, तो जब लोग काम पर निकलने से पहले जो लंदन शहर की जो खूबसूरती, उस खूबसूरती के बारे में क्या डिस्क्राइब किया है. ठीक है. फिर नेक्स्ट लास्ट वाले पोएम का क्या? नोज वर्सेस आइज का. ये देखो, द पोएम ह्यूमरसली टॉक्स अबाउट द कोर्ट केस बिटवीन बॉडी पार्ट्स शोइंग हाउ सिली जजमेंट्स कैन बी. यहाँ पे जो पोएम है वो क्या एक मजाकिया तरीके से एक कोर्ट के केस के बारे में बात कर रहे हैं, जो किसके बारे में? जो बॉडी पार्ट्स के बारे में. वो जहां पर हमें ये बता रहे कि जो कोर्ट के जो जजमेंट्स हो सकते हैं वो कितने सिली हो सकते हैं. समझा? हो गया. समझे? अब ये मैसेज क्या दिया पोएम में, ये आप रीड कर लोगे तो आपको समझ में आएगा. मैं दिखा भी देता हूं, बहुत इजी है. मैसेज क्या है? द मैसेज विच द पोएम पजेस, या फिर द मैसेज विच पोएट गिव्स अस थ्रू दिस पोएम इज प्लांटिंग ट्रीज ब्रिंग हैप्पीनेस. जो जब हम ट्रीज प्लांट करते हैं तो वो हमारे लिए क्या लेके आते हैं? खुशियां लेकर आते हैं. और साथ ही साथ क्या बोला? हार्डवर्क एंड नॉट गिविंग अप हेल्प अस अचीव आवर गोल्स. जो हार्डवर्क होता है और कभी हार नहीं मानने वाला जो एटीट्यूड होता है, वो हमेशा हमें क्या हमारे जो गोल्स है उसे अचीव करने में हेल्प करता है. डन. देखो ये हार्डवर्क एंड स्टेइंग कमिटेड लीड टू सक्सेस, द फार्मर्स एफर्ट इज एडमायर्ड. यहाँ पे जो पोएट है वो मैसेज क्या दे रहे हैं? ये मैसेज दे रहे हैं जो हार्डवर्क होता है और जब हम कमिटेड रहते हैं अपने काम को लेकर, तो वो सक्सेस की तरफ हमें लेके जाता है. और यहाँ पे इस पोएम में जो फार्मर का जो हार्डवर्क है उसे एडमायर किया गया. फिर देखो यहाँ पे होम एक क्या एक पीसफुल और हैप्पी प्लेस होता है जो हमें होप देता है, एक आशा देता है जब हम डिफिकल्ट टाइम में भी होता है, हमारा जब बुरा समय चलता रहता है तभी भी. सेम चीज लास्ट वाले पे भी दिया है. समझा? ये आपको रीड कर लेना है. डन. तो ये पूरा का पूरा जो अप्रिसिएशन है मैं आपको जो हमारे जो ऐप है प्रदीपगिरी कॉलेज एंड स्कूल, उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं. अब आपको समझ में आ गया होगा लिखने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से लिखना है. इट डजंट मैटर वेदर यू आर राइटिंग इन अ पैरा फॉर्म और पॉइंट वाइज लिखना है. तो ये देखो पॉइंट मैंने दिया. पोएम का नाम लिखना है द चेरी ट्री, सेंटेंस में लिखना. ठीक है. पोएम एंड पोएट नेम द चेरी ट्री एंड इज रिटन बाय द रस्किन बॉन्ड. फिर फिगर ऑफ स्पीच लिखोगे, ये लिखोगे और एक एग्जांपल लिख कर दोगे तो और अच्छा है. फिर पोएटिक डिवाइस लिखोगे, ये सारी चीजें सेंटेंस के फॉर्म में लिखना. एक से सेंटेंस के साथ. ये मैंने क्या दिया है? मैंने वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है. तो आपको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है. ये चीज ध्यान रखना. वापस बता रहा हूं, वर्ड में ऐसे लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. मैं ये क्यों दिया हूं? मैं इसलिए दिया हूं ताकि आपको जो चीज है वो आसान हो जाए, आप इजिली रीडेबल हो. डन. तो आई होप सो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई. तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में. तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो. और अगली वीडियो मेरी किस पे होनी चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. तो जय हिंद दोस्तों.